वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम संदीपा एंड इस वीडियो में मैं अगेन कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाली हूँ, एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कि अनसॉल्व पेपर में आए हैं और कई सारे इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशंस में बार बार पूछे गए हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि मेरा चैनल ग्रो करे। ओके, सो चलिए। In the first video of this kind, we last discussed question number 66 and here is 67. So on the screen you can see this question and it says एक सामान्य मांग फलन होता है कीमत का। ठीक है, मांग फलन यहाँ ऊपर ही दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आप कीमत और मांगी गई मात्रा में संबंध को प्रदर्शित करते हैं। तो कीमत का किस तरह का फलन होता है, ये जो स्लोप है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ है और इसका मतलब ये है कि एक चर में यदि वृद्धि हो रही है, जो कि आपका वर्टिकल एक्सिस पे जो चर दिया है, अगर उसमें वृद्धि हो रही है तो एक्स एक्सिस पे जो चर है उसमें कमी होगी, उस वेरिएबल में कमी होगी, मतलब कि उल्टा संबंध है। ठीक है, तो मांग फलन जो है कीमत का किस तरह का, एक ह्रासमान फलन होता है। एक चर में वृद्धि होगी तो दूसरे चर में कमी आएगी, ह्रास होगा, ठीक है, रिडक्शन होगा। तो आंसर बी आपका यहाँ पर सही है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मांग वक्र कीमत का एक दिश फलन होता है। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, ह्रासमान फलन होता है। आंसर ए आपका यहाँ पर होगा। मांग वक्र कीमत का एक दिश फलन है, ह्रासमान एक दिश फलन है। ठीक, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका वो है, यदि मांग फलन x इज इक्वल टू 400 अपॉन p दिया हुआ है और यदि कीमत जो है वो उसकी वैल्यू है 20 रुपीज़, तो इसके लिए आप क्या कीमत p है इकाई हेतु आकलित मांग होगी। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, p के जगह पर 20 रख देना है। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो ये आपका जो मांग फलन है, x की वैल्यू जो है वो 20 आ गई, तो ये यहाँ पर ऑप्शन बी है। ठीक, बहुत ही आसान है ये वाला जो पेज है, इसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है। मांग का नियम है एक संकेतात्मक, वर्णनात्मक, चयनात्मक, एक गुणात्मक। तो मांग का नियम जब हम बोलते हैं तो हम कहते हैं कि किसी समय विशेष पर यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में घटाव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बस दिशा जान सकते हैं इस मांग के नियम से। ठीक है, कीमत में वृद्धि, मांग में कमी, कितनी कमी हुई कितनी वृद्धि हुई ये हमें नहीं पता चलता है इस मांग के नियम से। तो ये एक गुणात्मक विवरण प्रदर्शित करता है आपका मांग का नियम। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्वालिटेटिव एनालिसिस इससे प्रदर्शित होता है। ठीक है, 71 क्वेश्चन नंबर है, इसमें क्या पूछा है, मांग को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, क्रय की इच्छा, क्रय की तत्परता, पर्याप्त क्रय शक्ति, क्रय की सामर्थ्य, पर्याप्त क्रय शक्ति के साथ क्रय की इच्छा एवं तत्परता। तो अगर आपने पढ़ा है डिमांड एनालिसिस तो आप जानते हैं कि जब कोई उपभोक्ता मांग करता है किसी वस्तु की, तो सिर्फ उसकी इच्छा पर्याप्त नहीं होती है और ना ही
तत्परता, इसके साथ उसके पॉकेट में पैसे होने चाहिए, सामर्थ्य भी होना चाहिए उस वस्तु को क्रय करने की। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा, पर्याप्त क्रय शक्ति के साथ क्रय करने की इच्छा एवं तत्परता। ठीक है, इच्छा होने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ आप इस क्रय शक्ति को देने के लिए तत्पर भी हो, तभी कुछ बात बन पाएगी। तो ऑप्शन डी है 71 का यहाँ पर सही। तो अब हम लोग इस नए पेज पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 दिया हुआ है और इसमें क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है, व्यक्तिगत मांगों का अंकगणितीय औसत, हरात्मक औसत, क्षैतिज औसत या ऊर्ध्व औसत। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। ठीक है, किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है, व्यक्तिगत मांगों का क्षैतिज औसत। ठीक है, ये मान लीजिए कोई यहाँ आते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति है, उसका मांग है ये कोई दूसरा व्यक्ति है, उसका मांग है, उसकी मांग है ये बी, ये कोई अन्य व्यक्ति है, उसकी मांग कुछ इस तरह से है, व्यक्ति सी। तो इन सभी के क्षैतिज मांग वक्रों का जो समेशन होगा, औसत होगा, वो आपका मार्केट डिमांड कर्व कहलाता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एवरेज। ठीक है, यहाँ प्राइस, यहाँ क्वांटिटी, ये सारे ग्राफ्स के लिए सेम थिंग होगा। क्यों? ठीक है, यहाँ तक आप इंडिविजुअल लेते हैं, यहाँ पर मार्केट डिमांड कर्व है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने कौन सा लगाया था? क्षैतिज, ऑप्शन सी। ठीक, इसके बाद जो प्रश्न है उपयोगिता एवं मनोवैज्ञानिक। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है। इसके लिए कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि क्या सही है। पहला है गणनावाचक माप की जा सकती है, तो ये गलत है, गणनावाचक माप नहीं की जा सकती है। यूटिलिटी को जो है आप माप नहीं सकते हैं एग्जैक्टली क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में। दूसरा है गणनावाचक माप नहीं की जा सकती है, तो ये आपका सही है, गणनावाचक माप उपयोगिता की नहीं की जा सकती है। तीसरा है क्रमवाचक माप नहीं की जा सकती है, क्रमवाचक माप की जा सकती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं हम चूज़ करेंगे और ना ही ऑप्शन डी करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका निम्न में से सही कथन चुनिए। आय में वृद्धि होने पर मांग में वृद्धि होती है, ऑप्शन 1 है आपका। आय में वृद्धि होने पर मांग में विस्तार होता है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे आय में वृद्धि होने पर मांग में वृद्धि होती है। जब हम आय और वस्तु की क्वांटिटी डिमांड की बात करते हैं, तो सॉरी यहाँ पे लिखेंगे, तो ये आपका कोई डिमांड कर्व है और जब आय में वृद्धि होती है तो आपका जो डिमांड कर्व है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो आय में वृद्धि होने पर मांग में वृद्धि होती है, जबकि जो विस्तार शब्द है वो हम कीमत में रिडक्शन होने की वजह से, घटाव होने की वजह से जो मांग में वृद्धि होती है उसको हम विस्तार का नाम देते हैं। ठीक है, और ऑप्शन सी है यहाँ पे मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं जनरली, अगर स्पेसिफिकली कोई किसी तरह के अन्य प्रकार के वस्तु की बात नहीं की गई है तो हम
नॉर्मल गुड को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ना तो ये होगा, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। ठीक, इसके बाद है क्वेश्चन है निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। तो पहला कारक क्या है कि आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव मिलकर उपभोक्ता की वस्तु को अधिक मात्रा में खरीदने की योग्यता और इच्छा में वृद्धि करते हैं, जिनकी कीमत में गिरावट आती है। ठीक है, दूसरा वक्तव्य है वस्तु के उत्पादन में वृद्धि, और तीसरा वक्तव्य है आपका हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से जिसके कारण मांग वक्र नीचे की ओर प्रवृत्त होता है उनमें सम्मिलित है। मतलब ये जो तीनों वक्तव्य दिए हुए हैं उसमें से कौन कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण मांग वक्र नीचे की ओर जाता है, सॉरी। ओके, तो यहाँ पर आते हैं हम लोग ब्लैंक पेज पर। तो मांग वक्र भाई आप इस तरह से बनाते हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है मेरा। ठीक, क्यों? तो पहला वक्तव्य है जो वो कह रहा है, देखिए पहले हम इसको ध्यान देते हैं कि यहाँ पे लिखा है कीमत में गिरावट। ठीक है, मांग वक्र नीचे जाता है, कीमत में बढ़ोतरी या कमी के कारण मांग में जो परिवर्तन होता है उसे आप मांग के नियम से दिखाते हैं। तो यहाँ कीमत आपको मिल गया, ठीक है, मांग वक्र मिल गया, नीचे की ओर जा रहा है, ये मिल गया। तो आपका जो मांग का नियम है वो यहाँ पर पहला वक्तव्य जो है वो सेटिस्फाई करता है। ठीक है, पहले वक्तव्य के कारण जो प्राइस है वो नीचे आया और आपका मांग वक्र जो है वो नीचे की ओर या इधर दाईं तरफ मूव हो गया। ठीक है, तो पहला वक्तव्य हम ले लेते हैं, ये सही है। ठीक, पहला वक्तव्य आपका सही है। तो उसके बाद हम लोग तीसरे पे जाएंगे। हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे हमारे पास किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयाँ बढ़ती जाती है, हम उसके लिए जो कीमत है उसकी कम इकाइयों को देने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, तो तीसरा जो वक्तव्य है वो भी आपका सेटिस्फाई कर रहा है मांग के नियम को या फिर मांग वक्र के नीचे की ओर की दिशा को। अब बचता है हमारे पास दूसरा वक्तव्य वस्तु के उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, तो ये जो उत्पादन में जो वृद्धि है वो आप जानते हैं कि मांग के नियम में नहीं आता है। मांग के नियम में दो ही चर आते हैं मुख्य रूप से, एक तो कीमत और दूसरा वस्तु की मांगी गई मात्रा। तो उत्पादन में वृद्धि तो सप्लाई साइड का है जो कि मांग के नियम से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो उसमें शिफ्टिंग होता है, मांग वक्र पर हम मूवमेंट नहीं करते हैं, तो ये सेकंड जो है ये बाहर हो जाएगा। और आपका जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर आप उसको लेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 76 का। उसके बाद क्वेश्चन है किसी वस्तु की मांग व्यक्त करती है। वस्तु की इच्छा, वस्तु की आवश्यकता, उस वस्तु की मांग की मात्रा, किसी निर्दिष्ट समय अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य पर वस्तु की मांगी गई मात्रा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही है। इसको पहले भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्क्राइब कर चुके हैं। ठीक, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दिया हुआ है एक ही मांग वक्र पर चलने को क्या कहते हैं। पहला, मांग में वृद्धि या कमी, मांग को स्थिर मानते हैं, मांग में विस्तार या संकुचन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही है। वृद्धि या कमी कई सारे कारणों से होती है, हो सकती है, ये टेक्निकल टर्म नहीं है। स्थिर भी नहीं होता है। ठीक है, मांग वक्र पर अगर हम ऊपर नीचे कर रहे हैं तो हम स्थिर कैसे हो सकते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, विस्तार या संकुचन। अगर हम इस तरफ चलते हैं तो विस्तार होता है और अगर बाईं ओर चलते हैं तो संकुचन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मांग वक्र के ऊपर उठने के कारण या अपवादी मांग वक्र के कारण निम्न में से कौन नहीं है। ठीक है, कौन नहीं है ये ध्यान देना है।
कभी कभी हम लोग जल्दबाजी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो मूल्यों के और अधिक बढ़ जाने के भय से बढ़े मूल्यों पर वस्तु की अधिक मात्रा क्रय करना। ठीक, दूसरा ऑप्शन है प्रतिष्ठा से प्रेरित होकर बढ़े मूल्यों पर अधिक मात्रा क्रय करना। तीसरा ऑप्शन है अज्ञानता के कारण मूल्य बढ़ने पर अधिक मात्रा में क्रय करना। और चौथा है मांग में वृद्धि के कारण अधिक मात्रा में क्रय करना। ठीक है, तो मांग में वृद्धि के कारण अधिक मात्रा में क्रय करना यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा। यहाँ पर देखिए व्याख्या में क्या लिखा है, मांग के नियम के विरुद्ध उपभोक्ता मूल्य बढ़ने की आशंका, प्रतिष्ठा या अज्ञानता आदि के कारण मांग वक्र ऊपर को उठाता है। ठीक है, तो ये अपवाद है जिसमें जो लॉ ऑफ डिमांड है वो काम नहीं करता है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर काम नहीं करता। लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है कि मूल्य में वृद्धि होने के कारण उसकी मांगी गई मात्रा में कमी होगी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा होगा। मूल्य में वृद्धि के कारण वस्तु की मात्रा, मांगी गई मात्रा बढ़ जाएगी। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, अपवादी मांग, एक्सेप्शनल डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं, जो कि मांग के सामान्य नियम को तोड़ता होगा। ठीक है, तो बाकी क्या है, मूल्यों के और अधिक बढ़ जाने के भय से बढ़े मूल्यों पर वस्तु की अधिक मात्रा क्रय करना। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, यह मांग को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है। व्यक्ति की आय, वस्तु की कीमत, संपत्ति, और यहाँ पर ऑप्शन सी है वस्तु की लागत। तो यहाँ पर मांग को निर्धारित करने वाला तत्व यहाँ वस्तु की लागत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर होगा, वस्तु की लागत मांग को निर्धारित नहीं करती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 81, यह मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित होती तो यह दर्शाता है। मांग में वृद्धि को, मांग में कमी को, पूर्ति में वृद्धि को, पूर्ति में कमी को, तो ये मांग में वृद्धि को दर्शाता है दाहिनी ओर। ठीक है, ये रहा आप, ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है आपका बीच वाला। अगर ये दाहिनी ओर विवर्तित होती है तो वृद्धि, अगर ये बाईं ओर विवर्तित होती है तो मांग में कमी हो रही है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। कई सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किए, समझे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।